ये क्या आप साइकिल ले आए हैं? आपको क्या हो गया है? भला मैं साइकिल पर बैठकर स्कूल जाता हुआ अच्छा लगूंगा? मेरी पोजीशन देखें, कॉलेज में टॉप स्टूडेंट हूँ। मुझसे नालायक से नालायक लड़के भी इतनी कीमती मोटरसाइकिल लेकर कॉलेज आते हैं और एक आप हैं कि जो ये साइकिल लेकर आ गए हैं। अरे, मैं टॉप करता हुआ आ रहा हूँ। पूरे ज़िला में मेरी अव्वल पोजीशन आ रही है और अगर मैं साइकिल पर बैठकर कॉलेज जाऊंगा तो मेरी इज्जत का तो सत्यानाश हो जाएगा। लोग मुझको देखकर हंसेंगे। इससे तो अच्छा ये है कि मैं ऐसे ही कॉलेज चला जाऊं। मैं गुस्से से बोलता हुआ आ रहा था। मेरे अब्बा खामोशी से सामने खड़े अपने कंधे पर मौजूद रुमाल से अपना पसीना साफ कर रहे थे, जबकि मैं इनकी लाई हुई नई साइकिल, जो कि मेरे सामने ही खड़ी थी, उसको लात मार कर बाहर निकल गया। मैं गुस्से से बड़बड़ा रहा था। मेरी भी क्या ज़िंदगी थी, जहाँ एक जानब मेरे दोस्त यार मेरे जैसे बनने की ख्वाहिश रखते थे कि बस इस जैसा दिमाग हमें भी मिल जाए, हमें भी यूं ही पढ़ लिख कर चुटकी बजाकर सबक याद हो जाए, हर उस्ताद की आंखों का तारा हो। वहीं एक मैं था जो इसकी बजाय इन लोगों के रामो वसाइल देखा करता था। नालायक से नालायक बच्चा भी मेरे कॉलेज का अमीर तरीन शख्स था। घर, गाड़ी, बंगले, कीमती मोटरसाइकिल, कार, अच्छे कपड़े, सब कुछ इनके पास मौजूद था। लेकिन एक सिर्फ मैं ही था जो कि कंगाल था। पहले पहल तो मैंने अपने पढ़ाई पर और तेज़ दिमागी पर फ़ख्र करना चाहा कि मेरे पास तो तेज़ दिमाग है, मैं पढ़ लिख कर अपने बलबूते पर कुछ ना कुछ कमा लूँगा। लेकिन जब मैं औरों के बापों को इतनी तरक्की करते देखता तो मुझे अपने बाप पर गुस्सा सा आने लगता। आखिर मेरे बाप ने मेरे लिए क्या किया है? उन्होंने तो बस सारी ज़िंदगी मेहनत मजदूरी की थी। मुझे तो आप पढ़ा लिखा रहे थे। काश खुद भी कुछ पढ़ लिख लेते और अच्छी जॉब कर रहे होते, या फिर कोई कारोबार ही कर लेते तो आज हमारे दिन भी अच्छे होते। ये सोचता हुआ घर से बाहर निकल आया था। आज फिर मैंने पैदल ही चल के जा रहा था। तेज़ धूप से तो वैसे ही मेरा बुरा हाल हो रहा था, जबकि वो साइकिल भी मैं जानता था कि मेरी ठोकर मारने से गिर चुकी है। आज कॉलेज गया तो एक मरतबा फिर कॉलेज के बाहर मोटरसाइकिल और कार खड़ी देखकर मैं एक ठंडी सांस भरकर रह गया। कॉलेज के चौकीदार तक प्रिंसिपल भी सभी मेरी बहुत इज्जत किया करते थे। मैं बगैर कुछ पढ़े भी सब कुछ फलफर सुना दिया करता था। इंजीनियरिंग कर रहा था, जानता था कि जिस तरह मेरा तेज़ दिमाग और कॉन्फिडेंस है मुझे अच्छी नौकरी भी मिल जाएगी। लेकिन मेरे अब्बा को तो मेरा कोई ख्याल ही नहीं था। मुझे लगता था जैसे बाहर के लोग मेरी कदर करते हैं, वैसे मेरे माँ बाप मेरी कदर कर ही नहीं सकते। सारा दिन पढ़ने के बाद वापस घर आया, सुबह नाश्ता भी नहीं करके गया था, इसलिए भूख बहुत लगी थी। वापसी का सफ़र फिर मैंने पैदल ही तय किया था। जेब में सिर्फ 400 रुपये ही मौजूद थे और मैं अपने माँ बाप को एक मरतबा फिर मलामत कर रहा था कि कैसे माँ बाप थे मेरे बड़े, वैसे तो चांद का टुकड़ा, आंखों का तारा, मेरा जिगर, मेरा सुकून कहकर पुकारते रहते थे। और अब इनके पास इतने पैसे तक नहीं थे कि कम से कम टैक्सी में बैठकर घर आने के लिए किराया ही दे देते। मैं रास्ते में पड़े हुए पत्थर को ठोकर मारकर गुस्से से बुड़बुड़ा रहा था। जब घर वापस आया तो मेरी माँ मेरा ही रास्ता देख रही थी। मेरे लिए नलके से ठंडा पानी भरकर गुसल खाने में रख दिया। कहने लगी, जा मेरा बेटा, जाकर नहा ले, थोड़ा ठंडा महसूस करेगा। यहाँ तो सुबह से बिजली भी गई हुई है। पहले ही मैं गर्मी से सड़ा हुआ आया था। जब मैंने ये सुना कि बिजली नहीं है तो मैं गुस्से से भर उठा था। जी चाहा कि अपना सर दीवार में दे मारूं और अपनी ज़िंदगी ख़त्म कर लूं। ये क्या बात थी? मैं अम्मा से कहने लगा कि मेरी ज़िंदगी में सुकून आएगा भी या नहीं। मैं पढ़ता हूँ, इतनी मेहनत करता हूँ, पढ़ाई कोई आसान काम तो नहीं है। मैं इंजीनियरिंग कर रहा हूँ और वहाँ सारा दिन गन चक्कर होने के बाद जब मैं वापस यहाँ आता हूँ तो मेरे लिए एक अदद पंखा भी मौजूद नहीं। अब्बा से कहती क्यों नहीं हो तुम कि वो जनरेटर या यूपीएस लेकर दे दें। ना रात को मेरी नींद पूरी होती है और ना ही दिन को। मेरी माँ तो खामोशी से बस मेरे कपड़े ही निकाल रही थी। फिर कहने लगी कि बेटा, तेरे अब्बा तेरे लिए कुछ ना कुछ कर लेंगे, तू फिक्र मत कर, जा, तब तक मैं तेरे लिए गर्मा गर्म चपाती लगाती हूँ। मैं बड़बड़ाते हुए नहाने चला गया। वापस आया तो मेरी माँ सेन में बैठकर
दुपट्टे का साया किए तेरे लिए लकड़ियाँ जलाकर रोटी बना रही थी। मैं छाँव में बिछी चारपाई में बैठ गया और इंतज़ार करने लगा कि कब रोटी बनकर आएगी। जब रोटी मेरे सामने आई तो माँ ने एक मरतबा फिर चटनी और सलाद मेरे मुंह के आगे रख दिया था। 2 दिन के बाद फिर चटनी और सलाद अपने सामने देखकर मैं बदमज़ा सा हुआ। कहने लगा कि आज फिर चटनी, क्या कोई सब्ज़ी गोश्त नहीं बनाया? अम्मी कहने लगी कि बेटा, तुझे पता तो है कि इन दिनों हालात कितने ख़राब चल रहे हैं। तेरे अब्बा का काम कुछ अच्छा नहीं चल रहा। अब मैं तेरे लिए कहाँ से गोश्त सब्ज़ी लाऊं? इसी में गुजारा कर ले। बस फिर जैसे तेरे इम्तिहान हो जाएंगे, फिर तेरी अच्छी नौकरी लग जाएगी, तो फिर जो तेरा जी चाहे वो खाते रहना। अम्मा की बात सुनकर मैं गहरी सांस खारिज करके रह गया था। चटनी को देखकर एक मरतबा फिर मेरी भूख ख़त्म हो चुकी थी। अम्मा से कहने लगा कि अम्मा, एक मैं हूँ जो इतना अच्छा पढ़ने के बावजूद ये चटनी और सूखी रोटी खा रहा हूँ, और एक मेरे दोस्त हैं 2-2 सालों से एक ही क्लास में मौजूद हैं। मैं फिर टॉप कर जाऊँगा और फिर वो यहीं पर रह जाएंगे, लेकिन फिर भी मज़े में हैं। जेब में 5-6 हज़ार तो रोज़ाना लेकर आते हैं। कॉलेज की कैंटीन से पिज़्ज़े बर्गर लेकर खाते रहते हैं और दोस्तों भी को भी खिलाते रहते हैं, और इनको देखकर बस मेरे मुंह में पानी उतर कर रह जाता है। आज भी अब्बा मुझे खर्चे के लिए सिर्फ 100 रुपया ही देता है। भला बताओ, 100 रुपये में आज के ज़माने में आता ही क्या है? मैं इनको देखकर बस अपने मुंह से रालें टपकाता रहता हूँ और फिर खामोशी से यही कह देता हूँ कि बस अब्बा ने तो कुछ किया ही नहीं, सब कुछ मुझे खुद करना होगा। मैं रोटी खा भी रहा था और साथ अम्मा अब्बा को मलामत भी कर रहा था। अम्मी खामोशी से मेरी बात सुनती रहीं, फिर कहने लगी कि बेटा, तेरे अब्बा तेरे लिए इतना कुछ तो कर रहे हैं। अब देख, तेरे लिए इतने प्यार से साइकिल लाए थे कि मेरा बेटा इतनी गर्मी में पैदल चलकर सफ़र करता है। 5 दफ़ा गांव से रिक्शा मिलता है, 5 दफ़ा नहीं मिलता। साइकिल पर जाएगा तो सफ़र ज़रा आसानी से कट जाएगा, लेकिन तुमने क्या किया? साइकिल ऐसे ही गिरा कर चले गए। जानते भी हो तुम्हारे अब्बा की आंखों में आंसू आ चुके थे, लेकिन फिर भी वो मुस्कुरा कर साइकिल को कमरे में खड़ा कर दिया कि चलो बेटा नहीं चलाता तो क्या हुआ, मैं ही ये साइकिल चलाकर काम पर चला जाया करूँगा। मैंने सर झटक दिया कि हाँ हाँ, मेरी औकात साइकिल वाली ही है ना। मैं साइकिल पर बैठकर बहुत अच्छा लगूंगा और एक टॉप स्टूडेंट हूँ। टॉपर स्टूडेंट कोई आम बच्चा नहीं होता जो साइकिल पर बैठकर जाता फिरे। मेरी ये बातें न जाने मेरी माँ के दिल पर क्या असर डाल रही थी। बहरहाल मेरे मुंह में जो आता था मैं यूं ही बोल दिया करता था। लाइट तो थी नहीं। कमरे में जाकर लेट गया तो मेरी माँ मुझे हाथ वाले पंखे से हवा देने लगी और मैं सुकून से सोया रहा। न जाने कब तक सोया रहा। फिर आंख तब तो खुली जब अब्बा के खांसने की आवाज़ आई। अब्बा खांसते हुए घर में दाखिल हुए थे। मुझे देखकर कहने लगे, आ गया मेरा बेटा। मैंने कोई जवाब नहीं दिया था। फिर भी वो मुझसे पूछने लगे कि पढ़ाई वगैरह ठीक जा रही है ना? तो मैंने सरसरी सा कह दिया, हाँ अच्छी जा रही है, सब कुछ अच्छा जा रहा है। मैं कोई नालायक तो हूँ नहीं जो कुछ ख़राब करूँगा। अब्बा मुझे दुआएं देने लगी कि हाँ बस फिक्र ना कर, जब तक तेरा अब्बा ज़िंदा है तेरी हर ख्वाहिश पूरी करता रहूँगा। तुझे बस अच्छे से पढ़ना है और बड़ा अफसर बनना है, ताकि तू जो जो ख्वाहिशात रखता है तेरी ख्वाहिशात पूरी होती रहें। अब्बा की बात सुनकर आखिर को मैं तंज भी कर गया कि हाँ, सारी ख्वाहिशात मैंने खुद ही तो पूरी करनी है। आपने तो मेरे लिए आज तक क्या किया है? मैं सर झटकर इनके करीब से उठ चुका था। ऐसा नहीं था कि मैं शुरू से ही इनके खिलाफ ऐसे ही था, बल्कि इनका इकलौता बेटा था और बड़ा ही लाडला था। मेरे लिए भी मेरे माँ बाप सबसे ज़्यादा अजीज़ थे, लेकिन मैं इनसे अपने इतने अच्छे नंबर्स लेने का, पढ़ने का बदला लेना चाहता था। मैं ये चाहता था कि जैसे बाकी लोग मेरी इज्जत करते हैं, मुझे सर आँखों पर रखते हैं, मेरे माँ बाप भी मेरे लिए ऐसा ही करें, मेरे लाड नखरे उठाएं। मैं घर आऊँ तो मेरे लिए कई किस्म के पकवान बने हों, मेरा घर भी अच्छा हो जैसा कि बाकियों का था। लेकिन बस एक गहरी सांस खारिज करके रह जाता कि न जाने मुझे सब कुछ कब नसीब होगा। एक रोज़ मैं कॉलेज गया तो पता चला कि कल बच्चों ने अपने वालिदैन को लेकर आना है। हम लोग तो बच्चे ना थे, लेकिन ये एक फंक्शन था जिसमें सभी बच्चे अपने वालिदैन के साथ कॉलेज में आने वाले थे, ताकि इनके वालिदैन की मेहनत का सबके सामने तारुफ करवाया जाए और वालिदैन अपने बच्चों से क्या किया
उम्मीदें वाबस्ता किए हुए हैं, ये आकर बताएं। सभी लड़के बहुत खुश थे कि कल हम अपने वालिद को यहाँ पर ज़रूर लेकर आएंगे, लेकिन मैं अंदर ही अंदर शर्मिंदगी सी महसूस करने लगा था। भला मैं अपने वालिद को कैसे लेकर आ सकता था? मेरे वालिद को तो ठीक तरह से बोलने का बैठने का ढंग नहीं था। वो गांव के रहने वाले थे। यहाँ आकर आकर कोई अगर सर या मैम इंग्लिश में से सवाल पूछ लेती तो वो क्या जवाब देते? इन्हें तो पता ही नहीं होता कि यहाँ पर बोलना क्या है। बहरहाल मैं कुछ सोचने लगा। घर जाकर न जाने अपने वालों को बताया, ना ही माँ को, कि मेरे कॉलेज में कल इस तरह का फंक्शन है। शाम तक सोचता रहा। फिर अपने एक जिगरी दोस्त को फ़ोन किया और कहने लगा कि बस किसी तरह किराए के माँ बाप का इंतज़ाम करो, मैं तो अपने इन माँ बाप को बिल्कुल भी कॉलेज नहीं लेकर जाने वाला, बेइज्जती हो जाएगी। मेरा दोस्त ये सुनकर हैरान था कि आखिर था तो मेरा दोस्त ऐसा करते हुए मुझे डर भी लग रहा था। रात को अब्बा के साथ बैठकर दस्तरख्वान पर खाना खाने लगा तो एक मर्तबा फिर मुझसे मेरे पढ़ाई के बारे में पूछ रहे थे, सवाल कर रहे थे, लेकिन मैं इनसे नज़रें मिलाए बगैर इनकी हर बात का जवाब देता चला जा रहा था। अगली सुबह मैं अपने दोस्त के यहाँ गया था। उसने मेरे लिए नकली वालदैन का इंतज़ाम कर दिया था, लेकिन ये काम करने के लिए वो मुझसे 3,000 रुपये भी मांग रहे थे। मैंने कह दिया कि हाँ हाँ, 3,000 रुपया मैं किसी न किसी तरह तुम लोगों को करके दे दूँगा, लेकिन हाँ, एक्टिंग सिर्फ ठीक होनी चाहिए। तुम लोग पढ़े लिखे लगने चाहते हो। हम वहाँ से सीधा कॉलेज गए थे। सभी वालिदैन को एक जानब बैठाया गया था और हम सभी लड़के एक जानब को बैठे थे। तभी जब मेरे वालिदैन को स्टेज पर बुलाया गया तो मेरी हैरत की कोई इंतहा ना रही थी, क्योंकि बजाय नकली माँ बाप के जाने के मेरे असली माँ बाप वहाँ पर मौजूद थे। ना तो वो सादे से लिबास में मौजूद थे, बल्कि वही पुराने से कपड़े जो कितनी मर्तबा पहने जा चुके थे। वो स्टेज पर आए और फिर जब सर ने बताया कि ये हमारे कॉलेज के होनहार स्टूडेंट कैसर के वालिदैन हैं, तो एक पल को वहाँ पर खामोशी सी छा गई थी। मैं शर्म से सर को झुका चुका था, लेकिन अगले पल वहाँ पर तालियां बजने लगी। मुझे समझ नहीं आ रही थी कि आखिर मेरे माँ बाप यहाँ पर आए कैसे, इनको यहाँ पर बुलाया किसने था? मैंने तो इनको बिनक तक नहीं लगने दी। बहरहाल जब मेरे बारे में पूछा गया कि मेरे वालिद ने बड़ी मुस्बत बातें की थीं, भले ही वो पंजाबी उर्दू मिक्स बोल रहे थे, लेकिन फिर भी उन्होंने जो कुछ मेरे बारे में बयान किया, मेरे माँ बाप की आंखों में आंसू से भर चुकी थी और वहाँ बैठे लोग भी इमोशनल हो चुके थे। मेरे दोस्त मुझे दाद दे रहे थे, लेकिन जबकि मेरे नकली माँ बाप एक जानब को बैठे मेरा मुंह देख रहे थे, मैं शर्मिंदा था। जब मुझे भी स्टेज पर मेरे माँ बाप के पास बुलाया गया, मेरे कुछ दोस्त जिनके साथ मैंने लंबी लंबी डेंगी हाँक रखी थी और इनको बता रखा था कि ये नकली माँ बाप ही मेरे असल माँ बाप हैं और इनको इनसे मिलवा भी चुका था, तो वो मुझे सवालिया नज़रों से देख रहे थे कि अगर ये इसके असली माँ बाप हैं तो वो कौन थे जिससे इसने हमें मिलवाया था। मैं खामोश था, लेकिन फिर जब घर गया तो मेरे माँ बाप मुझे काफ़ी संजीदा लगे थे। आज मेरी माँ ने आते ही मेरे सामने पानी का गिलास नहीं रखा था। मैंने आकर खुद ही पानी पिया और फिर घूर कर अपनी माँ को देखने लगा। कहने लगा कि क्यों, क्या ये सब, और इस कदर गुस्से से क्यों देख रही हो? मैंने कौन सा गुनाह कर दिया है? मेरी बात पर इस मर्तबा अब्बा काफ़ी संजीदगी के साथ उठे थे। फिर कहने लगे कि बेटा, तुम्हारे शनाख्ती कार्ड पर बल्दियत में किसका नाम लिखा है? ये सुनकर मैं कहने लगा कि ये कैसी बातें कर रहे हो पापा? लेकिन अब्बा बस संजीदगी के साथ मेरे करीब आए और कहने लगे कि जब तू मानता है कि मैं ही तेरा बाप हूँ, तो फिर किराए के माँ बाप को क्यों अपने साथ कॉलेज लेकर गया था? मैं नज़रें चुराने लगा। कहने लगा कि बस ऐसे ही मुझे लगा कि हम मसरूफ़ होंगे और अम्मा भी घर के कामों में लगी रहती है, इसलिए सोचा कि ठीक है, बस मैं किराए के माँ बाप को ले जाता हूँ। अगले पल एक सन्नाटेदार थप्पड़ मेरे मुंह पर पड़ा था। अब्बा कहने लगे कि अच्छा, ये हकीकत है, यहाँ भी ये हकीकत है कि तुम अपने माँ बाप को दोस्तों से और कॉलेज वालों से मिलवाने पर शर्मिंदगी महसूस करते हो। तुम्हें हमारे ये फटे पुराने कपड़े और सादा सहूलियात देखकर शर्मिंदगी महसूस होती है। तुम्हारे कॉलेज वाले मुझे देखकर क्या कहेंगे? तुम्हारी माँ को देखकर क्या कहेंगे? कितने होनहार तालिब इल्म के माँ बाप
ये हैं। हकीकत तो यही थी, लेकिन अपने माँ बाप के मुंह से ये सुनकर मुझे सब अपनी इज्जत पर तमाचे की तरह लगी थी। मैं सर झुकाकर खड़ा था, कुछ बोल ही नहीं पाया। मुझे अब्बा डांट रहे थे। इनकी आवाज़ काफ़ी खोखली हो चुकी थी। मुझे डांट कर कहने लगे कि हमने तुझे पढ़ाया लिखाया, इस नौबत तक पहुँचाया ताकि तू हमारा सर फ़ख्र से बुलंद हो सके, लेकिन हमें कहाँ खबर थी कि उल्टा तुझे इतना कामयाब कर देंगे कि हम ही तुझे गिरे हुए महसूस होने लगेंगे। मैं अब्बा और अम्मा से कहने लगा कि नहीं, ऐसे कोई बात नहीं है, आप लोग इतना ना सोचो, बस मुझे माफ़ कर दो, मुझसे गलती हो गई, मैंने ऐसा कुछ भी नहीं कि सोच रखा था। खैर, माँ तो माँ होती है। अम्मा फ़ौरन अब्बा को वहाँ से ले गई। कहने लगी कि बेटे को कुछ मत कहो, ठीक तो कहता है, आपके पास तो टाइम होता ही कहाँ है। आज तक कभी इसके कॉलेज गए हो और मैं भी कहाँ कोई पढ़ी लिखी हूँ। ज़ाहिर सी बात है, ये तो बड़े कॉलेज में वजीफ़े पर पढ़ रहा है। बिला वजह बेटे को कुछ मत कहो। मेरी माँ अब्बा को वहाँ से ले जा चुकी थी और मैंने सुख का सांस लिया था। इस मरतबा फिर मैंने कॉलेज में टॉप किया था। मेरे दोस्त मुझसे ट्रीट मांग रहे थे, कहते थे कि 5 स्टार होटल में तुमसे खाना खाना है, लेकिन मैं पैसे कहाँ से लाता। फिर सोचा कि अब्बा से कहता हूँ, वैसे भी कौन सा मैं रोज़ रोज़ इनसे कोई चीज़ मांगता हूँ। एक मोटरसाइकिल कहा था, वो तो अभी तक आया नहीं। 10-15 हज़ार रुपये तो मेरे लिए इनसे निकल ही आएंगे। मैं उस रोज़ घर गया तो अब्बा से कहने लगा कि अब्बा मुझे कुछ पैसे चाहिए। अब्बा हैरत से मुझे देखने लगे। पहले ही अपना बटवा गंगा रहे थे, न जाने किस बारे में बात कर रहे थे। कहने लगे कि क्या करना है और कितने चाहिए। मैंने कहा यही कोई 10-15 हज़ार। ये सुनकर तो उनकी आंखें हैरत से फैल चुकी थी। कहने लगी कि ये क्या कह रहे हो, इतने ज़्यादा पैसे की तुम्हें क्या ज़रूरत पड़ गई है। तो मैं कहने लगा कि दोस्तों के साथ पार्टी करनी है। पिछली मरतबा भी इनको चाय के कप पर ही टरखा दिया था, लेकिन इस मरतबा वो ज़िद पर अड़ चुके हैं कि बड़े होटल में खाना खाएंगे और वरना इनकी और मेरी दोस्ती ख़त्म। अब्बा सोच में पड़ गए। फिर कहने लगे कि अच्छा ठीक है, देता हूँ तुझे पैसे। अब्बा घर से बाहर चले गए। कुछ देर बाद जब आए तो अपनी जेब से 15 हज़ार रुपये निकाल कर मेरे हाथ पर रख दिए और मैं ये भी ना पूछ सका कि आखिर वो पैसे लाए कहाँ से थे। मैंने होटल में जाकर कढ़ाई बिरयानी आइसक्रीम खाई थी, दोस्तों के साथ खूब मज़े किए थे, लेकिन मेरे माँ बाप घर में सूखी रोटी दाल के साथ खा रहे थे। रात को घर वापस आया तो मेरी माँ मेरे इंतज़ार में ही जाग रही थी। जैसे ही मैं आया तो फ़ौरन मेरे लिए पानी लेकर आ गई, जिसे पीकर मैं अपने बिस्तर पर सोने के लिए लेट गया तो मेरी माँ भी सुकून से सो गई। लेकिन अब मैं दिन ब दिन मेरा गुस्सा और उलझन बढ़ता चला जा रहा था। चंद रोज़ बाद मैं इस कदर गुस्से से अपने अब्बा से लड़ने लगा। आज भी बहस का मौजू मोटरसाइकिल ही था। मैं कहने लगा कि कैसा माँ बाप हो, मुझे एक मोटरसाइकिल नहीं लेकर दे सकते। बस आज मुझे हर हाल में अपना मोटरसाइकिल चाहिए, नहीं तो मैं ये घर छोड़कर चला जाऊंगा। अब आज भी पहली मर्तबा गुस्से में आ चुके थे। कहने लगे कि पागलों जैसी बातें मत कर, तेरे लिए जो इतना कुछ सब कुछ कर रहे हैं क्या वो काफ़ी नहीं है। क्यों औरों को खुश देकर तो इनमें ही अपनी खुशियाँ तलाश करने लगता है। इनकी ज़िंदगी में और हमारी ज़िंदगी में ज़मीन आसमान का फ़र्क है। लेकिन मैं ना सुनने वाला था, बस गुस्से में जूते पहने और घर से बाहर निकल आया। जल्दबाजी में मैं अब्बा के ही जूते पहनकर घर से निकल आया था। जब रास्ते में पहुंच गया तब एहसास हुआ कि अरे, मैं तो अब्बा का जूता पहन आया हूँ। अब्बा का बटवा भी इनके कपड़ों के साथ बिस्तर पर पड़ा था। गुस्से में मैं इनका बटवा भी ले आया कि देखता हूँ कि तुम्हें कितना खजाना छुपा रखा है। वैसे तो इनसे पैसे निकल आते हैं, लेकिन जब मैं मांगूँ तो तब बहाने बनाने लगते हैं। वो बटवा लेकर मैं घर से बाहर निकल आया। सोच लिया था कि बस अब दूसरे शहर चला जाऊंगा, अपनी अलग दुनिया बसाऊंगा। इन माँ बाप के साथ तो मैंने रहना ही नहीं है। मैंने तो यहाँ पैदा होकर गलती कर दी। अभी मैं कुछ आगे चला था कि मेरे पाँव में कुछ चुभने लगा। मैं फ़ौरन अपना पाँव जब निकाल कर देखा तो मेरे पाँव से खून रस रहा था। जूते में एक छोटी सी कील छुपी थी जो मेरे पाँव में उतर चुकी थी। वो कील जूते से निकालना चाही, लेकिन जूता उखड़ने लगा, इसलिए मैंने वो जूता यूं ही पहने रखा
उस वक़्त उस कदर गुस्सा था कि मुझे कुछ ख़ास दर्द भी महसूस नहीं हो रहा था। फिर मैं तेज़ कदम उठाकर आगे बढ़ने लगा तो मुझे अपना जूता गीला महसूस होने लगा। जब नीचे देखा तो कीचड़ पर चलने से पानी मेरे जूते में दाखिल होने लगा था। अब्बा का जूता जो बिल्कुल ही टूट चुका था। मैं बड़बड़ाने लगा कि काश अपने जूते पहन कर आ जाता। जल्दबाजी में याद ही नहीं रहा। बस अड्डे पर पहुंचा तो बटुआ खोल कर पैसे निकालना चाहे। बटुए में इस वक्त 500 का नोट मौजूद था, लेकिन साथ ही कुछ पर्चियाँ पड़ी थी। छोटे छोटे कागज़ थे जिन पर कुछ लिखा था कि जब पहली पर्ची निकाल कर पढ़ना चाहिए तो इस पर लिखा था कि 50,000 का लैपटॉप की बकाया देने वाली रकम 16,000 रुपये में हैरान था कि कौन सा लैपटॉप था जिसके 16,000 रुपये रकम अदा करनी थी। लैपटॉप तो मैंने आज से कुछ 6-7 महीने पहले ही ख़रीदा था। फिर जब दूसरी पर्ची निकाल कर देखी तो इस पर लिखा था कि इस महीने के पैसों से सोच रहा हूँ कि अपने लिए नए जूते खरीदूँ। ये भी भला कोई लिखने वाली बात थी। हर बार अम्मा कहती थी कि नए जूते ले लो, लेकिन अब्बा कहते थे कि मेरे जूते ठीक हैं, ये तो अभी 5-6 महीने और निकल जाएंगे। जबकि आज मैं जूते जब पहन कर आया था तो मुझे एहसास हो चुका था कि ये मज़ीद कितना चल सकते हैं। तीसरी पर्ची निकाली तो इस पर जो लिखा था मेरे वजूद काम गया। मेरी आंखों से आंसू निकलने लगे। कंडक्टर मुझसे पैसे मांग रहा था जबकि मैं बस से उतर चुका था। भागते हुए घर वापस आया। पर्चे पर लिखा था कि कैसर के लिए मोटरसाइकिल लेनी है। अभी तक सिर्फ 6,000 रुपया ही बड़े मुश्किल से जमा कर पाया हूँ। जब मैं भागता हुआ घर आया तो मेरे पाँव से काफ़ी खून आने लगा था, क्योंकि जूते ही ऐसे थे, इंतहाई बुसीदा, टूटे हुए और तकलीफ़ देने वाले। अपनी माँ से लिपट गया और कहने लगा कि अम्मी अब्बा किधर हैं, मुझे माफ़ कर दो, मैंने आप लोगों को बहुत तंग किया है। जबकि अम्मा उस मर्तबा भी मुस्कुरा कर कहने लगी कि कोई बात नहीं बेटा, बैठो, तुम्हारे अब्बा तुम्हारे लिए मोटरसाइकिल लेने गए हैं। इस मर्तबा मैं अम्मा से सख्ती से बोला था कि अब्बा के पास तो पैसे ही नहीं हैं, तो वो कहाँ से मोटरसाइकिल लेने गए हैं, पैसे कहाँ से लिए। अम्मा पहले तो थोड़ी सी घबराई, लेकिन जब मैंने कसम दी तो बताने लगी कि वो जेवर बेचकर तुम्हारे लिए मोटरसाइकिल लेने गए हैं। इतना सुनना था कि मैं फ़ौरन से दुकान पर गया जहाँ पर अप्पा खड़े थे। इससे पहले कि वो दस्तक कर देते मैंने इनका हाथ रोक लिया। कहने लगा कि मुझे कोई मोटरसाइकिल नहीं चाहिए, अब अम्मा का जेवर नहीं बेचोगे। अब्बा हैरान थे। मैं इनको घर ले आया और इनसे रो रो कर माफ़ी मांगने लगा कि मुझे माफ़ कर दो, मुझे माफ़ कर दो। आपने आज तक कभी मेरी किसी ख्वाहिश पर इनकार नहीं किया, लेकिन हकीकत में जान चुका हूँ कि आप मेरी ख्वाहिशात कितनी मुश्किल से पूरी कर रहे हो। इतना कहकर मैं फूट फूट को रोने लगा। और फिर सबसे पहले मैंने अब्बा के लिए नए जूते लिए थे। इनकी लाई हुई साइकिल पर ही कॉलेज जाने लगा। मुझे एहसास हो चुका था। और फिर मेरी मेहनत और मेरे माँ बाप की दुआएं भी इस वक्त रंग ले आईं जब मैं पढ़ लिख कर एक अच्छी कंपनी में जॉब करने लगा। हमारे घर के हालात बदल गए। आज मेरे पास वो सब कुछ था जिसे मैं चाहता था, लेकिन मुझे खुशी सिर्फ इस बात पर है कि मैं अपने माँ बाप की वो सारे ख्वाब पूरे कर चुका हूँ जो उन्होंने मेरे लिए देखे थे।